ओके गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, और फार्मूलाज जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत आसान भी है अगर आप उन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर लें। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, और इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हमने देखी थी। अगर आपको याद हो तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताई थी कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। दैट इज़ बेसिकली डिवाइडिंग द ग्रुप डाटा इनटू द ग्रुप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना। और 4 तरीक़ों से हमारे पास बेसिस थी क्लासीफाई करने की। एक था आपका क्वालिटेटिव बेस, कि आप क्वालिटी की बेस के ऊपर डाटा को जो है वो डिवाइड कर दें। दूसरा था आपका क्वांटिटेटिव बेस। एक आपका था आपका ज्योग्राफिकल, एंड द लास्ट वन इज़ द क्रोनोलॉजिकल। आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो क्रोनोलॉजिकल था, ये मैंने आपको कहा था दिस इज़ बेसिकली अ टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये टाइम बेस्ड कहलाती है। क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो इन द क्लासिफिकेशन ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस द डाटा आर अरेंज्ड बाय द सक्सेसिव टाइम पीरियड्स। इसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम डाटा को सक्सेसिव टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। जैसे ईयर्स के अकॉर्डिंग आपने डाटा को अरेंज कर लिया, क्वार्टर्स, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने डाटा को अरेंज कर लिया, मंथ्स के अकॉर्डिंग आपने कर लिया, डेज़ के अकॉर्डिंग आपने कर लिया, आवर्स के अकॉर्डिंग आपने डाटा को जो है वो डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है कहलाती है। टाइम सीरीज डाटा आपका कहलाता है। एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। तो जब डाटा की आप अरेंजमेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, चाहे वो मंथ्स हों, ईयर्स हों, क्वार्टर्स हों, जब भी आप अरेंजमेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, सक्सेसिव टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं टाइम सीरीज। सो टाइम सीरीज की डेफिनेशन आपकी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए कि एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये देखें, ये है आपके पास ईयर्स 1980 टू 88, तो इट्स अ टाइम सीरीज डाटा। और उसके सामने प्रोडक्शन ऑफ शुगर है जो कि थाउजेंड्स और टन्स में दी हुई है आपके सामने। तो हर साल के सामने आपके पास प्रोडक्शन ऑफ शुगर दी हुई है। तो ये कैसा डाटा है, ये अब हमें देख के पता चल रहा है कि डाटा ईयरली जो है वो अरेंज हुआ है सक्सेसिव ईयर्स के अंदर। सो इट्स अ टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज आर द एनुअल यील्ड ऑफ द क्रॉप इन अ कंट्री फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। यील्ड ऑफ अ क्रॉप ले लें डिफरेंट सालों की। फिर उसके अलावा टोटल मंथली सेल रिसिप्ट्स हैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, मंथली कितनी सेल हुई है, ठीक है। ये भी आपका मंथली डाटा हो जाएगा, इट्स अ टाइम सीरीज डाटा। डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी रोज़ न्यूज़ के अंदर एक ओपनिंग प्राइस आ रही होती है, एक आपकी क्लोजिंग आ रही होती है, तो वो कैसा डाटा है, वो डेली डाटा है। आवरली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द वेदर ब्यूरो इन अ सिटी। टेम्परेचर आवरली आप रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने नेट के ऊपर चेक करें, मोबाइल्स पे चेक करें, आप आवरली टेम्परेचर देख सकते हैं। वो कैसे डाटा है, दिस इज़ योर टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि ईयरली ही हो, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, आवरली, जितने भी ये डाटा हैं जो कि इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं वो आपके टाइम सीरीज डाटा के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के ग्राफ को दैट इज बेसिकली कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज का जो ग्राफ है वो हिस्टोरीग्राम कहलाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम्स जो मैंने आपको बताया था, दे आर द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, ठीक है। याद है आप लोगों को, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनते हैं, वो हिस्टोग्राम्स हैं। और जो हिस्टोरीग्राम है दैट इज योर ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक हिस्टोरीग्राम बना हुआ है। ये आपके पास ईयर्स है और उसके सामने ये प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और अलोंग वाई एक्सिस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। हमारे पास इस सूरत में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास ईयर्स हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस आप अपने ईयर्स रखेंगे, और अलोंग वाई एक्सिस आपकी जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की प्राइजेज हैं या सेल्स हैं, जो भी हैं वो आपकी अलोंग वाई एक्सिस आ जाएंगे। आपने हर साल के सामने जो वैल्यू है उसको प्लॉट करना है। जैसे 1980 के सामने आपने 851 को प्लॉट कर दिया, फिर 1981 के अकॉर्डिंग आपने 1301 को प्लॉट किया, और इन तमाम प्राइजेस को आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है। जो आप इनको प्लॉट कर लेंगे तो आपने इनको स्ट्रेट लाइन की मदद से, आपने उसमें कहीं स्मूथनेस नहीं दिखानी। जैसे ये वाला पॉइंट इस वाली पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो गया, फिर ये इधर आ गया, आप ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन करना है। कोई कर्व नहीं देना, कोई स्मूथनेस नहीं देनी कि यहाँ से मैं स्मूथ कर लूँ और ऐसे शेप बना दूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, और ये आपका हिस्टोरीग्राम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। स्केल अब आप लोगों ने खुद चूज़ करना है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने किस तरह से लेना है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू वो 851 से स्टार्ट हो रही है,
ठीक है। तो अब बजाय इसके डेफिनेटली जो हमारा पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट तो आपका यहाँ पे जीरो ही होता है ना, ये वाला पॉइंट जो आपके पास होता है, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉइंट। तो ओरिजिन आपका जो है, तो उसके बाद हम यहाँ पे ना ये ब्रेक डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केल ब्रेक। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अब मैंने जीरो से, तो अब मैंने अगर स्टार्टिंग 851 है, तो अब मैं बजाय इसके कि मैं जीरो फिर 100 फिर 200 फिर 300 400 फिर कहीं जाके 800 आएगा, तो इस जो ग्राफ बनेगा वो तो यहाँ कहीं टॉप पे शुरू होगा जाके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही आपकी जो है वो